तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले मैग्नेट का सिंपल प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में पहला ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 10th वगैरह में जो पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगा कि जब किसी मैग्नेट को हम लोग अलाइन कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को या पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग वो अलाइन हो जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि जैसे कोई मैग्नेट है तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे उसका अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम लोग पोल्स कहते हैं। तो टू पोल्स मैग्नेट में होता है, एक को नॉर्थ कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं। तो जहाँ पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होता है उसको पोल्स, और जहाँ मिनिमम अट्रैक्टिंग पावर होता है उसको न्यूट्रल रीजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पोल्स है, यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगा। यदि हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे इसके नियर तो ये पोल पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इस पोल पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, तो जहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर मिनिमम होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल रीजन कहते हैं। ये न्यूट्रल रीजन कहलाएगा। और ये हमारा जहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्टिंग पावर है ये पोल्स कहलाएगा। ठीक, तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो मैग्नेट अलाइन हो जाता है टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ। अब ये टर्म है जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ। जैसे हम लोग सिंपली ये अर्थ का शेप लेते हैं तो ये हमारा जो लाइन होता है जिसके अबाउट अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिसको हम लोग पोल्स कहते हैं, तो नॉर्थ साउथ यही कहलाता है। इसी एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं, जो हमारा ट्रू नॉर्थ और पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम लोग किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन हो जाता है। ठीक है, ये इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन हो जाता है। ये इसके डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में आ जाता है। आया समझ में? नोट करना है या इसका पीडीएफ तो हम भेज देंगे आजकल में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट कहता है कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। जब भी मान लो हम एक मैग्नेट को ब्रेक कर दे डिफरेंट पार्ट्स में, एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, इसको नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक कर दे तो ये हर एक पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका नॉर्थ साउथ, ये पहला पीस, दूसरा पीस भी नॉर्थ साउथ की तरफ बिहेव करेगा, फिर तीसरा पीस ये भी नॉर्थ साउथ की तरफ बिहेव करेगा। इसलिए जब भी पोल्स का एग्जिस्टेंस होगा वो पेयर के फॉर्म में होगा, और वो हमेशा नॉर्थ साउथ ही पेयर। इसका मतलब आइसोलेटेड पोल्स कभी भी, आइसोलेटेड पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगल नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एग्जिस्टेंस होगा नॉर्थ साउथ के साथ। इसलिए हमने कहा कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो यही कहता है इफ अ मैग्नेट ऑफ द इफ in a magnet the two poles are found to be equal in strength and opposite in nature. If a magnet is broken into number of pieces,
each piece becomes a magnet with two equal and opposite poles, एक नॉर्थ एक साउथ। और लिखा देखो आइसोलेटेड, ये नॉट आइसोलेट, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, और उस एक्सिस पर एक वर्टिकल प्लेन जो उस एक्सिस से पास करता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे मान लो सिंपली, अब क्लासरूम में हम खड़े हो गए और बिल्कुल यहां से बोर्ड से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक एक्सिस है, और एक वर्टिकल प्लेन ले दिया। सिंपल एक चादर को आप कंसिडर कर लो, वो चादर उस लाइन से पास, या वो लाइन उस चादर से पास कर रहा है, तो वो एक चादर एक प्लेन की तरह है। ठीक, तो उसी तरह से एक मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से पास कर रहा है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल प्लेन उस एक्सिस से पास करता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। तो जैसे अभी हमने मैग्नेट को यहां पर मैग्नेट को अलाइन किया तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया, जो नॉर्थ साउथ को मिला रहा है, ये डॉटेड लाइन। और ये बिल्कुल देखो एक प्लेन शीट या सिंपल एक चादर, एक शीट कह सकते हैं, वो शीट क्या हो रहा है, उस एक्सिस से पास कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन या वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो डॉटेड लाइन है क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये लाइन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन टर्म कहां सीखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या था कि जब किसी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज या एक चार्ज बॉडी के नियर अनचार्ज बॉडी लाते थे तो क्या होता था, अपोजिट चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस हो जाते थे। यही था ना, उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। ठीक, अब यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जैसे मान लो कि सिंपली एक मैग्नेट के नियर अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को लाओगे तो उस अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन पीसेस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयरन में ऐसा होता, निकेल में होता, कोबाल्ट में। तो वही कहता है व्हेन एन आयरन बार इज प्लेस्ड नियर ए परमानेंट बार मैग्नेट इट गेट्स अट्रैक्टेड ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तरह यह है कि सिंपली हमने पहले क्या सीखा था कि जैसे एक अनचार्ज बॉडी के नियर एक चार्ज बॉडी हम लाते थे तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियरर फेस पर अपोजिट चार्ज और फार्दर फेस पर सिमिलर चार्जेस अपीयर हो जाता था। तो वही कहता है कि एक मैग्नेट के नियर यदि आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाया तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये टेम्पोररी मैग्नेटाइज होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही कह सकते कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मान लो कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर रहे हैं। एक चार्ज बॉडी है, ध्यान देना, और एक अनचार्ज्ड है। अब दोनों में यदि अनचार्ज हमको नहीं पता सिंपली, तो हम कैसे टेस्ट करें और कैसे बताएं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का एग्जिस्टेंस कैसे है। तो जब आप
या हम ऐसे एक एग्जाम्पल ले लें कि एक ए और दूसरा बी डिफरेंट सब्सटेंसेस है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज, हमको नहीं पता। अब दोनों को हमने नियर लाया, तो यदि नियर लाएंगे तो एक कंडीशन ये आएगा कि दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है। तो अट्रैक्शन के दो रीजन होंगे। एक रीजन ये होगा कि एक चार्ज्ड होगा और दूसरा अनचार्ज्ड होगा। सेकेंड कंडीशन, एक चार्ज्ड होगा और दूसरा भी चार्ज्ड होगा, लेकिन एक जो चार्ज होगा उसका चार्जिंग ज्यादा होगा और दूसरा जो चार्ज होगा उसका चार्जिंग कम होगा। तो अट्रैक्शन के दो पॉसिबल कंडीशन आ गए, ये चार्ज भी हो सकता है अनचार्ज भी हो सकता है। लेकिन यदि रिपल्सन होता है, सेकेंड कंडीशन, यदि रिपल्सन होता है तो ये तो बिल्कुल फिक्स है, या तो एक प्लस दूसरा प्लस या दूसरा माइनस दूसरा माइनस, फिक्स हो गया कि दोनों पर सिमिलर चार्जेस होगा, तभी तो रिपल्सन होगा। बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटाइज दूसरा अनमैग्नेटाइज, अट्रैक्शन हो गया तो दो पॉसिबल कंडीशन। इतना लेट? अच्छा, वो भी गायब है। अच्छा चलो बैठ। तो देखो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में है कि मैग्नेटिज्म में स्टार्ट किया कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसके पहले मैग्नेटिक इंडक्शन है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़े थे वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कि एक चार्ज बॉडी के नियर अनचार्ज बॉडी लाते थे, यही था ना, एक चार्ज बॉडी, या सिंपली हम लोग ऐसे समझते थे कि एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज रॉड लाते थे। तो ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट चार्जेस नियरर एंड पर और सिमिलर चार्जर फार्दर एंड पर, इसको क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बिल्कुल बात सही है। इसकी जगह पर अब यहां हमने क्या किया, एक अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस है, वो आयरन का हो सकता है, कोबाल्ट का होगा, निकेल का होगा, इसके नियर हम एक मैग्नेट ला दे और इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाए मैग्नेट का, ड्यू टू दिस, तो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझते हैं। सिंपल एग्जांपल कि एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज बॉडी, हमको टेस्ट करना है कि दोनों में से कौन चार्ज है कौन अनचार्ज। तो मान लो दोनों बॉडी को हम नियर लाए तो अट्रैक्शन हो सकता है, पहला पॉसिबल कंडीशन। यदि अट्रैक्शन होगा तो इसके दो पॉसिबल कंडीशन बनेंगे कि एक बॉडी चार्ज होगा दूसरा अनचार्ज, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज ज्यादा होगा और दूसरा कम चार्ज होगा, क्योंकि एक बिगर चार्ज स्मॉलर चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन के दो कंडीशन तो पता करना बड़ा मुश्किल, दोनों पॉसिबल कंडीशन हो गए। रिपल्सन में क्या हो गया? दोनों पॉजिटिवली चार्ज या दोनों नेगेटिवली, इसका मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस रहे। मैग्नेटाइजेशन में आ जाए तो एक मैग्नेटाइज दूसरा अनमैग्नेटाइज, अट्रैक्शन हुआ तो एक मैग्नेटाइज दूसरा अनमैग्नेटाइज, और दूसरा कंडीशन क्या आएगा? एक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज और एक वीकली मैग्नेटाइज्ड। लेकिन यदि दोनों में रिपल्सन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों मैग्नेटाइज्ड है,
इसलिए मैग्नेटाइजेशन का CO टेस्ट क्या हो गया? रिपल्सन, नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में पता करना मुश्किल है कौन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, कौन वीकली, या एक मैग्नेटाइज होगा और दूसरा अनमैग्नेटाइज होगा। इसलिए जब भी रिपल्सन होगा तो ये शो कर देगा कि दोनों मैग्नेटाइज सब्सटेंस है, ठीक। और यदि रिपल्सन होगा चार्ज के कंडीशन में तो दोनों चार्ज बॉडी है और दोनों पर सिमिलर चार्जेस है, ठीक। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। तो ये कहता है द ए पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स द अपोजिट पोल एंड रिपेल्स द सिमिलर वन। A sure test of polarity is the repulsion and not attraction, as attraction can take place between opposite poles and a pole and a piece of unmagnetized material due to induction effect। ठीक है, ये पॉइंट हमको नोट करना है, हमको इसका एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमने टॉपिक भी लिख रखा, देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाए, अब कहता है कि एक बार मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है, ध्यान दोगे मैग्नेट का ये जो डॉट डॉट है, एक साउथ और एक नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 2L है। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 2L है। इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं 2L को। और ये जो एंड है बिल्कुल इस मैग्नेट का एक एंड और दूसरा एंड, इनके बीच का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। इसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ, जिसको हमने यहां पर LG से रिप्रेजेंट किया, जियोमेट्रिक लेंथ। और ये हमारा इफेक्टिव लेंथ है, LE से रिप्रेजेंट किया। तो जब हम LE का वैल्यू निकालते हैं या LE बाई LG का वैल्यू निकालते हैं, मींस 2L बाई L का रेशियो निकालते हैं, तो ये 5/6 आता है, ये रेशियो। इसलिए ये जो लेंथ है जिसका नाम क्या है, जियोमेट्रिक लेंथ, इसको हम लोग लार्जर लेते हैं। और ये जो पोल्स जहां पे अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होता है, इसको हम लोग स्मॉलर लेते हैं, और ये मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? 100%। इसी तरह से मान लो कि एक ऐसा शेप का मैग्नेट है, ध्यान दोगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। तो यहां पे जब हम इसके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा LG, जियोमेट्रिक लेंथ, ये हमारा πr कहलाता है। लेकिन पोल के बीच का जो लेंथ है ये मैग्नेटिक लेंथ होगा, और ये क्या कहलाएगा, 2r। समझे मेरी बात को? 100%। ये फिगर ड्रॉ कर लो और ये वैल्यू लिख लो। आज तो PDF हम भेज ही देंगे। हो गया? नोट कर लिया? ये चैप्टर बहुत छोटा है, ध्यान दे, वो बहुत छोटा चैप्टर है। अब इसके बाद जो मेन चैप्टर है MISC, वही एक हडल है, और वो हडल खत्म, उसके बाद सारे इजी चैप्टर, बहुत इजी।
थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा बहुत। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर के बाद आपका 50% सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट। हमको तो लगता है जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, अ, दशहरा या विजयदशमी का क्या डेट है, टेंटेटिव डेट कुछ याद है? अक्टूबर में ही है ना? तो बिफोर डीपी वैकेशन आपका सारा खत्म हो गया। नोट कर लिया? अब देखो वही दिखा हमने, 2RA। और देखो ऊपर भी लिखा है, ए बार मैग्नेट कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स, पोल के बाद भी ये एंड है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, जो 2L है, एंड इट इज लेस देन इट्स जियोमेट्रिक लेंथ, जिसको हम लोगों ने LG से रिप्रेजेंट किया, जो कैपिटल L है। फॉर बार मैग्नेट LE जो इफेक्टिव लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ है 2L, और LE का वैल्यू 5/6 टाइम्स ऑफ LG, मतलब जियोमेट्रिक लेंथ। फॉर सेमी सर्कुलर मैग्नेट LG का वैल्यू πr, यही आपको बताया, इसका LG का वैल्यू πr और इफेक्टिव लेंथ 2R। क्लियर? अब मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या आते हैं बार मैग्नेट के? पहला प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम अलाइन करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा भी, तो एक बार थोड़ा समराइज करा देते हैं कि अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ की तरफ। और वो नॉर्थ साउथ क्या बताया अभी? जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। सेकेंड पॉइंट आ जाए, अनलाइक पोल्स, मतलब नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन, साउथ साउथ में रिपल्सन। नेक्स्ट आ जाए, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यदि हम एक मैग्नेट को ब्रेक कर दे बहुत सारे इक्वल पार्ट में, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मान लो एक मैग्नेट है और इसको हम नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक कर दें, एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 हो गए, तो हर एक सेगमेंट एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। फर्स्ट सेगमेंट हो गया, सेकेंड सेगमेंट हो गया, ये थर्ड सेगमेंट ये भी एक मैग्नेट बना देगा, और फिर फोर्थ सेगमेंट ये हो गया, ये भी एक मैग्नेट बना देगा। इसलिए हमने कहा मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक, पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट कहता है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म। अभी हमने बताया मैग्नेटिक्स इंडक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए तो कहता है इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अब आ जाए पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब एक मैग्नेट का ऐसा रीजन जहां अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा, उसको हम लोग पोल्स कहते हैं। ठीक, और जहां पर वीकर होता है उसको हम लोग न्यूट्रल रीजन कहते हैं। ठीक, अब ये पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोल स्ट्रेंथ में नॉर्थ पोल के लिए हम लोग +m लिखते हैं और साउथ के लिए -m लिखते हैं। इसका SI यूनिट एम्पियर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला और डायमेंशन LA होता है। ठीक, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता नेचर ऑफ द मटेरियल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है और सब लोग गलती करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ पे टर्मिनेट करता है। तो जहां से फील्ड लाइंस निकल रहा है
वो हम पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मानते हैं, और जहां टर्मिनेट कर रहा है उसको नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ मानते हैं। तो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए मैग्नेटिक चार्ज को हम लिखते हैं प्लस एम के फॉर्म में, और इसी को प्लस एम को पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। और ये नेगेटिव है जहां टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए माइनस एम। अब इसका यूनिट क्या हुआ? हमने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, याद होगा, करंट इनटू एरिया। क्या यूनिट था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद है? याद करने का तरीका बता रहे हैं। यहां पर एक मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। इसका मतलब ये मैग्नेटिक लेंथ क्या दे दिया? मीटर। और ये क्या दे देगा हमको? यूनिट क्या चाहिए? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? एम्पियर मीटर। इसलिए पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आ गया? देखो, एम्पियर मीटर। आ गया समझ में? 100%। अब आ जाए, दूसरा यूनिट है न्यूटन पर टेस्ला। तो टॉर्क मैक्सिमम होता है एमबी। ध्यान दोगे तो यहां पर ये न्यूटन मीटर कहलाता है। एम बी और बी को टेस्ला कहते हैं। तो एम इज इक्वल टू न्यूटन मीटर बाई टेस्ला। इसका पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? देखो, एम इंटू 12 एन एम बाई टेस्ला। तो लेंथ से कट गया, क्या बचा? न्यूटन पर टेस्ला। देखो कितना इजी है, लेकिन ये यूनिट से हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए यूनिट वगैरह को हर तरीके से लिखने का आदत होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप। यूनिट न्यूटन पर टेस्ला। हो गया? और यहां पर डायमेंशन तो पता ही है, क्या हो गया? m इंटू 12। तो क्या बनेगा ये? m क्या है? तो क्या हो गया यूनिट? डायमेंशन क्या बना? अरे यूनिट क्या बना? एम्पियर मीटर बना ना। तो एम्पियर मीटर को क्या लिखोगे? एम्पियर इन 12। आ गए समझ में? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब ये कहता पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। देखिए फिगर, पहला वाला फिगर देखिए, पहला भी सिलिंड्रिकल शेप है, दूसरा भी सिलिंड्रिकल शेप। ठीक, पहले वाले का एरिया ज्यादा तो पोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा। दूसरे वाले का क्या हो गया? एरिया स्मॉलर, तो पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉलर हो जाएगा। आगे समझ में? इसलिए फिगर बना दिया इस तरह से, समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज करके आंसर गलत लिख के आते हैं।
तो पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और अभी पढ़ा दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, वहां क्या था, अरे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, अरे माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो यहां भी याद करना आसान हो गया। निगेटिव पोल स्ट्रेंथ मतलब निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। निगेटिव कौन है भाई, साउथ, पॉजिटिव कौन है, नॉर्थ। इसका डायरेक्शन क्या बन गया, साउथ से नॉर्थ। और इसीलिए मैग्नेटिक फिर लाइंस कहां से कहां तक जाता है, अंदर नॉर्थ से ओरिजिनेट होता साउथ पे टर्मिनेट करता है, अंदर साउथ से नॉर्थ। यही रीजन है कि उसका डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यदि हम क्लोज लूप इमेजिन कर लें तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर टर्मिनेट किया, और इनसाइड द मान लो डाइपोल होगा तो कहां से कहां तक चला जाएगा वो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसलिए फील्ड लाइंस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, इसलिए माइनस एम से प्लस से। आ गया समझ में, ठीक। अब यहां पर स्ट्रेंथ बताता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बताया, m इंटू 2l, और यहां पर 2l के ऊपर वेक्टर होगा, वो वेक्टर छूट गया। एरर कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, तब ना पता चलेगा एरर है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। उसमें एकदम इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करो, ये भी याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एसआई यूनिट क्या बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से न्यूटन पर मीटर पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला था, उसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब आ जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा कैसा फील्ड था, यूनिफॉर्म में कहां कहां पड़ा था, याद है, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विडिस्टेंट, ये यूनिफॉर्म हो गया। ठीक, दूसरा ये भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, इनवर्ड। तीसरा क्या पड़ा था, डॉटेड वाला, ये भी यूनिफॉर्म हो गया। आ गए समझ में, 100%। चलिए नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट के नियर मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो क्या होता था, अट्रैक्शन। जितने स्पेस तक अट्रैक्शन होता था वो स्पेस क्या कहलाता था, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता था। ठीक, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या आएगा बताओ, एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, और फिर फील्ड लाइंस कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, साउथ पर। इसी तरह से नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, साउथ पर टर्मिनेट हो रहे हैं। आ गए समझ में, क्लियरली, बिल्कुल सिमिलर है ना, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए। अब जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट होता वेबर। क्योंकि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखते थे, ये पावर गलती लिखा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं वेबर में। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते थे, टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर। तो वेबर इज इक्वल टू क्या बना, टेस्ला मीटर स्क्वायर।
बन गया। सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और टेस्ला की जगह पर गॉस। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में रिलेशन निकालो। वेबर, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर? 10⁴ गॉस। वाह, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 100। कितना हो गया 10 का पावर? अरे 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर? अरे सामने लिखा है, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर? मैक्सवेल के बराबर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू कितना आ गया? 10⁸ मैक्सवेल। यही तो है। लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन। सब भूल तो नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं आगे बढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे? हो गया? नोट कर लिया? यहां 10⁸ है ये याद रखोगे। 10⁸ यहां लिख दिया ऐसे। चलिए, अब कहता है व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। The number of magnetic lines of induction inside a magnetized substance crossing unit area normal to their direction is called magnetic induction or magnetic flux density। यही कहता सिंपल, एक मैग्नेट को यदि हम फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उस कंडीशन में सब्सटेंस क्या बन गया? मैग्नेटाइज हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसके अंदर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसलिए जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करेंगे तो ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली इसके अंदर क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी यही बताता है, और ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। आगे समझ में यहां तक? तो आज तक यहां, फिर कल हम लोग डाइपोल मोमेंट और बार मैग्नेट का, जो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे डाइपोल का, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, कल वही है इसका भी, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालेंगे। फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट।